جی अस्सलाम वालेकुम। बंदा कहाँ से शुरू करे और क्या बात करे, ये एक बहुत मुश्किल फ़ैसला होता है। लेकिन आखिरकार हम इंसान हैं, अल्लाह ताला ने हमें इंसान बनाया है। और बंदा जब अपने सामने ज़्यादतियाँ होती देखता है तो वो एक हद तक ही चुप रह सकता है। बीइंग पाकिस्तानी और जो मुल्क से बाहर है, बहुत सारी चीज़ें और ज़्यादतियाँ हम पाकिस्तान में होती देख रहे हैं, लेकिन हम कुछ कर नहीं पा रहे। ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर आवाज़ उठाना और कभी कोई प्रोटेस्ट होता है तो उसमें चले जाना, इससे ज़्यादा हम कुछ कर नहीं पा रहे। लेकिन फिर मैं कई दफ़ा सोचता हूँ कि इससे ज़्यादा हम कर भी क्या सकते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि अगर ये मेरा मैसेज, ये मेरा पैगाम, ये मेरी वीडियो, ये किसी तरह इन लोगों तक पहुंच जाए तो हो सकता है कि कोई ना कोई बात इनके दिल को लग जाए और हो सकता है कि ये अपनी हरकतों से बाज आ जाएं। क्योंकि अभी जो जुल्म का बाज़ार गर्म है पाकिस्तान के अंदर, ये तो हम लोग फ़लस्तीन की बात क्या करें, हम लोग कश्मीर की बात क्या करें। हम लोगों को सबसे पहले अपना अहाता करना होगा। और पाकिस्तानियाँ जो यहाँ पे जो मुल्क से बाहर हैं, उनके ऊपर अब एक बहुत बड़ी ड्यूटी है, उनके ऊपर एक बहुत बड़ा फ़र्ज़ है। क्योंकि पाकिस्तान में जो भी गरीब आवाज़ उठाता है ये उसके घर पहुँच जाते हैं। उसकी माँओं की, उसकी बहनों की, उसकी इज़्ज़तें महफूज नहीं हैं, उसकी माल महफूज नहीं है। तो और ये क्या सिनेरियो है, ये सब क्यों करते हैं, ये मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। तो मेनली इस वीडियो के अंदर मैं तीन जो कैटेगरीज़ हैं और तीन आप कह लें कि लोगों से मेनली मैं मैसेज उनको पहुंचाना चाहूँगा या मैं उनको एड्रेस करूँगा। सबसे पहले तो हमारे चौधरी निज़ामुद्दीन साहब हैं। चौधरी निज़ामुद्दीन साहब जो हैं वो अपने आप को कहते हैं हाफिज़। ये एक ऐसी बात है, ये एक ऐसा मजाक है जो अपने आप को वो हाफिज़ कहते हैं कि मेरे ख्याल से कोई एक बच्चा जिसने नया नया हिफ्ज़ किया होगा, वो भी अगर इनकी हरकतें देखे और इनकी बातें सुने तो वो कहेगा कि ये कहीं से हाफिज़ नहीं है। किस तरह जी? छोटी छोटी आपको मिसालें दे के और कुरान की आयत बता के या उनका मफ़हूम बता के, अगर कोई गलती हो तो अल्लाह ताला मुझे माफ़ करे या आप लोग भी करेक्शन कर दीजिएगा। मोमिन वो है जिसके हाथ से, जिसकी ताकत से दूसरे मोमिन का माल और औलाद और उसकी इज़्ज़त महफूज रहे। मुझे ये बता दें, क्या इस बंदे से जो बाकी मोमिन है, जो मुसलमान हैं, जो पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं, क्या उनकी जान, माल, इज़्ज़त महफूज है? मेरा जवाब तो है नहीं। आप अपना जवाब खुद दे सकते हैं। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा, ये बंदा जो इसके पास ताकत है, जो अल्लाह ताला ने इसको थोड़ी बहुत इनायतकारी दी है, इस बंदे को इतनी अकल नहीं है कि यार ये जो जितने भी पाकिस्तानी हैं जो कभी इस इदारे से, चौधरी निज़ामुद्दीन के इदारे से प्यार करते थे, उन पे जान छिड़कते थे, मैं ये दोबारा ये रुतबा बड़े आराम से हासिल कर सकता हूँ। इस बंदे में इतने सोचने समझने की सकत नहीं है। मेरी नज़र में ये बंदा इस ओहदे के लिए किसी तरह फिट ही नहीं है। भाई, तू जो भी बंदा आवाज़ उठा रहा है, तू उसकी आवाज़ बंद करने पे लगा हुआ है, तू उसके घर पहुँच जाता है, तू उसकी माँ बहनों की इज़्ज़तें उछालता है, उसके घर का सामान तोड़ देता है। मुझे ये बता कि अगर तू सिर्फ़ और सिर्फ आराम सुकून से, सिर्फ जो लोग पाकिस्तानी करना चाहते हैं वो क्या करना चाहते हैं, वो जिस बंदे को वोट दें उस बंदे को हुकूमत में देखना चाहते हैं। तेरा डिफेंस, डिफेंस से मेरी मुराद है DHA, तुम्हारी अस्करी सोसाइटीज़, तुम्हारी फैल्कन सोसाइटीज़, फ़ज़ाइया सोसाइटीज़। मैं यकीन से कहता हूँ, अगर तू सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तानियों को उनके वोट का हक़ दे दो तो वो तुम्हें इन सब चीज़ों से नहीं रोकेंगे। बेवकूफ़ इंसान, कभी कोई स्ट्रेटजी पढ़ी हो, कभी कोई काम की बुक पढ़ी हो, कभी कोई अच्छा सबक हासिल किया हो, तो जब ओवरऑल एक मुल्क की इकॉनमी ग्रो करती है तो उसमें हर इदारे का फ़ायदा होता है। पाकिस्तानी कौम तुमसे वैसे ही रोमांस में थी, मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ थी का, अब नहीं। अब कम अज़ कम अगली 2 से 3 नस्लें जो हैं वो तुम्हारे लिए थी ही होंगी। तुमसे कोई प्यार कम अज़ कम नहीं करने लगा। खैर, मैं बात कर रहा था इकॉनमी ग्रो होगी तो तुम लोगों को अपनी अयाशी, अपनी DHA, अपनी फ़ज़ाइया कॉलोनी, अपनी अस्करी कॉलोनियाँ ज़्यादा बनाने का मौका मिलेगा। सिर्फ़ एक छोटी सी चीज़ सीख लो जो मेरा ख्याल है तुम्हारे माँ बाप ने नहीं सिखाई, जिसको कहते हैं बांट के खाना। तुम सारा कुछ अपने कब्ज़े में क्यों रखना चाहते हो? यहाँ पे मेरा ये पॉइंट है, जो पहला मेरा पॉइंट था। ये सारी बात मेरी जो मैंने की है डिफेंस वाली, इकॉनमी वाली, ये एक और चीज़ प्रूव करती है कि तुम हाफिज़ और हाफिज़ कुरान नहीं हो। किस वजह से? क्योंकि भाई, शेयर करना होता है। मोमिन बांट के खाता है। जो चीज़ अपने लिए पसंद करता है वही अपने भाई के लिए पसंद करता है। या तो बोल दे कि पूरा पाकिस्तान इस्लामी नहीं है, बाकी भाई जो हैं वो मुसलमान ही नहीं हैं। यहाँ पे हिंदू बस रहे हैं, यहाँ पे क्रिश्चियन बस रहे हैं, यहाँ पे यहूदी बस रहे हैं। यहूदियों का नाम लिया तो उन्हें माइंड नहीं करना। अच्छा, खैर, तो अपने आप को सबसे पहले, अगर कोई अक्लमंद है तो हाफिज़ कहना छोड़ दे। दूसरा काम ये कर कि लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ इजाज़त दे दे। इजाज़त बनती नहीं है तेरा देना, तेरी बिल्कुल जो है ना स्टेचर या तेरा होता वो आवाम के नीचे है, ठीक है? तो उनको अपना वोट जिसको देते हैं उस बंदे को आने दो ऊपर। तो लोग फिर शायद शायद कोई 50, 60, 70, 65 सालों बाद तेरी इज़्ज़त दोबारा करना शुरू कर दें। ये तो मेरा मैसेज था चौधरी निज़ामुद्दीन के लिए।
दूसरा जिनसे मैं एड्रेस करना चाहता हूँ वो हैं जो नीचे 7 लाख फ़ौज है चौधरी निज़ामुद्दीन के। अच्छा, यहाँ पे मेरा ये ख्याल है कि जो पाकिस्तानी है, मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तानी जो मिडिल क्लास है, उनको तो सारी बातचीत समझ आ गई हुई है। अब अगर मैं गलत नहीं हूँ तो बहुत ज़्यादा एलीट क्लास या बहुत ज़्यादा गरीब लोग, ये दोनों इतनी आसानी से फ़ौज में भर्ती नहीं हो सकते। उसकी वजूहत हैं। बहुत गरीब लोग जो हैं वो बेचारे उतना पढ़ नहीं पाते, बड़ी मुश्किल से जो मैट्रिक इंटर करते हैं वो सिपाही भर्ती हो जाते हैं। पीछे रह जाते हैं एलीट क्लास, वो यूजुअली मुल्क से बाहर चली जाती है। पीछे रह जाती है मिडिल क्लास। तो मिडिल क्लास से जो लोग हैं वो अपना कहते हैं कि यार चलो पाकिस्तान में हम और कुछ नहीं कर सके, हम फ़ौज में चले जाते हैं। तो जब वो फ़ौज में चले जाते हैं तो उनके साथ होता क्या है? उनके साथ होता ये है, जो बात अब मुझे समझ आई है, और ये बात कभी कोई अथॉरिटी वाला बंदा अगर समझेगा तो वो इस पर अमल ज़रूर करेगा। आपकी ये जो PMA का पूल है ना, यहाँ पे 2 सालों में जब एक कैडेट है वो ऑफिसर बनता है, तो इसका जो करिकुलम है उसको बहुत संजीदगी से देखने की ज़रूरत है। ये सारी जो चौधरी निज़ामुद्दीन और उसकी जो फ़ौज है ये हरकतें कर रही है आम आवाम और पाकिस्तानी और सिविलियन के साथ, मेरा ये ख्याल है, मेरा ये अंदाज़ा है कि ये लोग वहाँ पे पढ़ाते ये हैं कि भाई तुम क्योंकि चौधरी निज़ामुद्दीन के इदारे में आ गए हो, इसलिए सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हें जीने का हक़ है, तुम्हें प्रॉपर्टी बनाने का हक़ है, तुम्हें जो है वो सारी फैसिलिटीज़ हैं, तुम्हें सस्ती ग्रोसरी, सस्ता डेयरी, तुम्हें सस्ता ट्रैवल, सिर्फ़ और सिर्फ तुम हकदार हो इस चीज़ के, क्योंकि तुमने ये वर्दी पहन ली है, क्योंकि तुम कभी ना कभी जाके किसी बॉर्डर एरिया में जाके ड्यूटी दे देते हो। इस वजह से तुम्हारा ये हक़ हो गया कि सिर्फ तुम ही ये कर सकते हो। एक बात। दूसरी बात इनको ये पढ़ाई जाती है या बताई जाती है या इनके ज़हनों में डाली जाती है, इनकी ब्रेन वॉशिंग की जाती है कि अब चौधरी निज़ामुद्दीन जो है बेसिकली, क्योंकि वो पाकिस्तान का असल मालिक है, ये चौधरी निज़ामुद्दीन और उसका इदारा, तो बाकी जो लोग हैं उसको तुमने किसी खातिर में नहीं लाना, वो हैं तुम्हारे ग़ुलाम। ये जो ग़ुलाम वाली ज़हनियत है ना, आप पीछे जाएं थोड़ा सा, 1857 की जंग आज़ादी देख लें, फिर अल्लामा इकबाल की सोच देख लें, फिर कायद आज़म की स्ट्रगल देख लें, और उसके मुकाबले में हम क्या करते हैं बेसिकली अपने बच्चों को थोड़ा बहुत कायद आज़म के 14 नकात बता दिए, अल्लामा इकबाल के ख़्वाब का बता दिया, उन्होंने ख़त लिखा, कायद आज़म को बुलाया, ये सब पढ़ा दिया। लेकिन जो उस टाइम हमारा दुश्मन था अंग्रेज़, उसको नहीं पढ़ाते कि अंग्रेज़ का थॉट प्रोसेस था क्या। अंग्रेज़ का थॉट प्रोसेस था कि उसने अनपढ़ रखना है अपने नीचे अवाम को, उनको शऊर नहीं आने देना है, उनको किसी भी तरह से तरक्की के रास्ते पे नहीं डालना। हमारे घर में कोई भी छोटा बच्चा होता है ना, जब वो रो रहा होता है, आप एक बच्चे का ज़रा लाइफ साइकिल अपने ज़हन में लाएं। जो बड़े लोग हैं जिनके बच्चे उन्होंने देखा है कि बचपन पैदा हुए, बचपन फिर जवानी फिर सारा कुछ, तो जब एक बच्चा रोता है उसको हम खिलौने दे देते हैं, उसको हम बहलाते हैं। थोड़ा सा वो बड़ा होता है, उसकी डिमांड्स बढ़ती हैं, हम उसको पढ़ाने डाल देते हैं, हम उसको कहीं सैर कराने ले जाते हैं। और बड़ा होता है हम उसको अच्छी यूनिवर्सिटी में डालते हैं, उसको मुल्क से बाहर पढ़ने भेज देते हैं। यानी उसकी जो डिमांड्स हैं वो विद टाइम चेंज होती हैं। और विद टाइम कैसे चेंज होती हैं? ज़ाहिर है बचपन में उसकी डिमांड्स बचगाना होंगी, जब शऊर आएगा उसमें, ये वर्ड है शऊर का, याद रखिएगा, जब शऊर आएगा उसमें तो उसकी डिमांड्स भी मैच्योर होती जाएंगी। जब डिमांड्स मैच्योर होंगी तो हमें उनकी डिमांड्स पूरी करने के लिए स्ट्रगल करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, जो सारे वालिदैन करते हैं कि यार हम अच्छे से अच्छा कमाएं ताकि अपने बच्चों की ज़रूरियात पूरी कर सकें। अब अंग्रेज़ ने क्या किया बेसिकली कि उसने हमें सिर्फ और सिर्फ बचपन के दौर में ही रखा। उसने हमें खिलौने दिए, रेलवे ट्रैक बना दिया, कोई सड़क बना दी, कोई हस्पताल बना दिया। इस तरह करके उसने ना कोई यूनिवर्सिटी, बल्कि थोड़ा बहुत उसने भी हमारा सोचा। कुछ अगर आप देखें लाहौर के अंदर या पाकिस्तान के अंदर पुराने कैंपसेस अंग्रेज़ों के ही बने हुए हैं। खैर वापस आते हैं, तो उसने मेजॉरिटी हमें खिलौने दिए जिन चीज़ों से हम इधर से उधर जा सकते हैं। कोई उसने सड़क बना दी, उसने रेलवे ट्रैक बना दिया, कुछ उसने छोटा मोटा हस्पताल बना दिया। लेकिन उसने एक चीज़ की, उसने शऊर नहीं आने दिया। अब जब शऊर नहीं आने दिया तो एक ज़हनियत बन गई कौम की कि यार हमें रोटी मिल रही है, हमें खाने को मिल रहा है, हमारे बच्चे थोड़ा बहुत स्कूल चले जाते हैं जहाँ पे उन्हें 2 नंबर पाकिस्तान स्टडीज़ या मुताला पाकिस्तान पढ़ाया जाता है, हमारा महीना गुजर जाता है, हमारा दिन गुजर जाता है, बस ठीक है। उसने ये शऊर ही ख़त्म कर दिया कि आज़ादी होती क्या है। ये जो मैं एड्रेस कर रहा हूँ ये सारी बातें, ये चौधरी निज़ामुद्दीन के नीचे जो लोग हैं, जो फ़ौज है, जो यंग ऑफिसर्स हैं, मैं उनसे बात कर रहा हूँ, उनसे एड्रेस कर रहा हूँ। खैर शऊर ख़त्म हो गया, सोच ही ख़त्म हो गई कि अच्छा आज़ादी होती क्या है। यही चीज़ उनके ज़हनों में डाल डाल के आप ये देखें कि अगर कोई कैडेट, अगर कोई जिसने PMA में 2-3 महीने गुजार लिए हैं, वो बाहर ट्रैवल करने जाता है, वो अपने साथी मुसाफिरों को जिनके साथ सफ़र कर रहा होता है या उनके मोहल्ले के लोग होते हैं, ये खुद चीज़ें मैंने विटनेस की हुई हैं, वो उनके साथ ऐसे बिहेव करना शुरू कर जाता है जैसे वो 2nd डिग्री सिटीज़न है, जैसे उन्हें कोई बीमारी है, जैसे उन्हें कोर्ट की बीमारी है, उनके पास नहीं जाना, उनसे सीधे मुँह बात नहीं करनी। ये चीज़ उनके जेब में उस टाइम से डाल दी जाती है। तो मेरा उनको कहना ये है कि मेरे भाइयों, तुम्हारी ज़िंदगी आगे पड़ी है। वो तो हाफिज़ नहीं है, जो ऊपर वाला मैंने तुम्हें बता दिया कि वो क्यों हाफिज़ नहीं है।
تم اگر تھوڑی بہت بھی تمہارے اندر مسلمانی باقی ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ سب سے پہلے تم مسلمان ہو، اس کے بعد تم کوئی اپنا قبیلہ یا کوئی اپنی قوم یا اپنا ملک لے کر آؤ گے۔ تمہارے مسلمان ہونے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ جو اسلام کے خلاف تمہیں حکم مل رہا ہے، جو تمہارے مذہب کے اگینسٹ ہے، تم اس کو نہ مانو۔ میں تمہیں سیدھی سی بات بتاؤں، یہ دنیا جو ہے یہ تم اور کتنے سال جی لو گے، 40 سال، 50 سال، 60 سال، اس کے بعد تمہارا ایمان ہے بھی کہ نہیں ہے کہ تم نے اللہ تعالیٰ کے حضور جواب دہ ہونا ہے۔ وہاں پہ تمہارا یہ سو کالڈ جو حافظ ہے، کیا یہ تمہیں بچانے آئے گا؟ تم لوگ اور کچھ نہ کرو، تم لوگ جو کچھ کر رہے ہو، یہ جو اپنے آپ کو مارخور کہتے ہیں، یہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کن کن ناموں سے بلاتے ہیں، تم جو کچھ کر رہے ہو، صرف ایک دفعہ میرے کہنے پہ قرآن مجید کو تلاوت ترجمے کے ساتھ پڑھ لو۔ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے رتبے کو بیان کیا ہوا ہے قرآن میں کہ تم نے اپنے ماں باپ کا حکم ماننا ہے، ان کے آگے اف تک نہیں کرنی، یہاں تک کہ وہ تمہیں اسلام کے خلاف کوئی ایکشن کرنے کو نہ کہہ جائیں۔ اگر تمہیں اسلام کے خلاف وہ کوئی بات کہتے ہیں تو تم اپنے ماں باپ کو بھی انکار کر سکتے ہو، ادب احترام کے دائرے میں رہتے ہوئے۔ تو تم لوگوں کو جو وہاں پہ پڑھایا جاتا ہے، تمہاری عقل کہاں گئی؟ انسان کو اشرف المخلوقات بنایا گیا ہے۔ فوجی ہونے کا یہ مطلب بالکل بھی نہیں ہے کہ تم سمپل یس سر یس سر یس سر کہتے جاؤ اور تمہارا اپنا ذہن کام ہی نہ کرے۔ تمہاری غیرت کیسے گوارا کر سکتی ہے کہ تم جاؤ کسی کے گھر میں، اس کی بوڑھی ماں کو دھکا دو، اس کی بہن کو دھکا دو، تم اس کی چیزوں کو توڑ دو، تم اس کی ماں کو، اس کی بہن کو یا اس بندے کی بیوی کو تم اس کے ساتھ زیادتی کرنے کی دھمکیاں دو۔ تم یا تو اپنی لائن کلیئر ڈیفائن کر دو کہ تم مسلمان نہیں ہو۔ اگر تم مسلمان نہیں ہو اور تمہیں نہیں پتا کہ تم کیا کر رہے ہو تو پھر تو ٹھیک ہے، جو کرنا ہے کری جاؤ، اللہ تعالیٰ بھی پوچھے گا تم لوگوں کو۔ یہ ایمان ہے سب کا کہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا، قیامت آئے گی، قبر میں تم لوگوں کی رات آئے گی۔ اس ٹائم جب فرشتے آئیں گے نا سوال کرنے، تو پھر کہنا حافظ صاحب سانو بچا لو، اس ٹائم کچھ نہیں ہونا، ٹھیک ہے؟ اس لیے اپنی ڈائریکشن سیدھی کرو۔ اگر مومن فوج اپنے آپ کو پاک فوج کہلانا ہے تو انسان کے بچے بنو، ذرا قرآن پڑھو، اس میں لکھا کیا ہوا ہے، اس کے بعد کسی حکم کو ماننا۔ تیسرے میں ایڈریس کرنا چاہتا ہوں جو عوام ہے پاکستان میں جو رہ رہی ہے اور جو ملک سے باہر ہے ہماری طرح۔ پاکستانی عوام اسپیشلی، میں سب سے پہلے اس میں کسی ایک صوبے کو ٹارگٹ نہیں کرتا، یا کسی ایک صوبے کو نہیں، میں اوور آل جنرل سب عوام کو کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں میں شعور بیدار ہونا شروع ہو گیا۔ اب اس کے لیول ہوتے ہیں، جیسے آپ نے درد سہنا سیکھتے ہیں جب، اگزامپل میں وہی دیتا ہوں ایک بچے کی، کیونکہ ہیومن نیچر ہے، انسانی اگزامپل دیں گے تو آسانی سے سمجھ آ جائے گی۔ ایک بچہ ہے، اس کو آپ ایک سوئی چبوتے ہیں، اس کو درد ہوتی ہے، ایک لیول تک اس کو پین ہوتی ہے، وہ آہستہ آہستہ بڑا ہوتا جاتا ہے، تو اس کو درد شاید اتنی ہوتی ہو لیکن اس کو برداشت کرنے کا اس کے اندر مادہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ پھر اس کو آپ کوئی اور بڑی چیز، کسی اور نوکدار چیز سے چبوئیں گے تو اس کو زیادہ درد ہوگی۔ اسی طرح جو شعور ہے وہ آپ کا بیدار ہو گیا ہے، اب اس کے لیول ہیں۔ ابھی آپ میری بات یہ لکھ لیں کہ آپ لوگ شعور تو بیدار کر بیٹھے ہیں تھوڑا سا، لیکن شعور نے آپ کو لے کے کہاں جانا ہے یا شعور نے آپ سے کام کیا کروانا ہے، آپ اس کے اوپر سوچ نہیں رہے۔ جو آگ ہے نا، آگ اس نے نہیں دیکھنا، اس نے اس طرف نہیں جانا، یا آگ کہے کہ میں سامنے نہیں جاؤں گی، میں اس طرف جاؤں گی، نہیں، آگ نے چاروں طرف پھیلنا ہے۔ پاکستان میں جن لوگوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے، وہ لوگ برداشت کر رہے ہیں یا بیچارے چپ ہو جاتے ہیں یا وہ غائب ہو جاتے ہیں۔ ان کے ہمسائے، ان کے محلے جن سے وہ لوگ پہلے روز ملتے تھے، وہ لوگ خاموش ہیں۔ وہ اس کام کو دل میں برا ضرور کہہ رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے نا، ایمان کے بھی 3 درجے ہیں کہ آپ برائی دیکھیں تو ہاتھ سے روکیں، ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکیں، زبان سے نہیں روک سکتے تو دل میں کم از کم برا کہیں۔ اس ٹائم پورا پاکستان دل میں برا ضرور کہہ رہا ہے۔ تھوڑی سی ہمت کریں گے، آپ کے علاقے یا محلے میں کوئی ایسا بندہ اگر غائب ہوا ہے، وہ پورا محلہ، وہ پورا علاقہ ایک دفعہ وہاں کے لوکل تھانے میں جا کے جمع تو ہو کے دیکھے۔ جمع ہونے سے میری مراد ہے جا کے ان سے بات کرے، جا کے ان سے پوچھے ہمارا بندہ کہاں ہے۔ آپ لوگ جمع تو ہو کے دیکھیں۔ ایگزامپلیں پوری دنیا میں آپ کے سامنے بھری پڑی ہیں۔ بولیویا کو دیکھ لیں، آپ ابھی بنگلہ دیش کو دیکھ لیں۔ بنگالیوں کو ہمیں یہ بتایا جاتا تھا کہ جی بنگالی غدار ہیں۔ میں بنگالیوں کو باقاعدہ، ایک تو ان سے ہم لوگ معافی بھی مانگنی چاہیے ہمیں، اور دوسرا انہیں سلوٹ کرنا چاہیے۔ ان کو ہمیں سراہنا چاہیے کہ انہوں نے کس طرح سے دوسری دفعہ اسٹرگل کر کے
اپنی جانیں دے کے انہوں نے اپنے حقوق لیے ہیں۔ تو پاکستانیوں، شعور کا لیول اپنے اندر ایک تو بجھنے نہ دینا، دوسرا کوئی غلط کام دیکھو تو کم از کم آواز تو نکالو۔ یہ سب سے زیادہ جو چودھری نظام الدین ڈرتا ہے وہ اس چیز سے ڈرتا ہے کہ کہیں پاکستانی عوام باہر نہ آ جائے۔ باہر نکلو، اکٹھے ہو کے نکلو۔ میں کوئی ایسا ویسا وکیل نہیں ہوں یا کچھ بھی نہیں ہوں، میں صرف ایمان کے بھروسے کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اتفاق کرو، یونٹی جو ہے، اسٹرینتھ ہے۔ مسلمان ایک رسی کو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامیں تو ان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اس لیے کم از کم اب دل میں برا کہہ رہے ہو، زیادہ سے زیادہ لوگ منہ سے برا کہنا شروع کریں ان کاموں کو۔ اور اگر آپ کے محلے میں، ارد گرد آپ کے ہمسائے میں کسی بندے کو یہ لوگ لے جاتے ہیں تو میرے بھائیوں، خدا کا واسطہ ہے، باہر نکلو، باہر نکلو، باہر نکلو۔ نہیں نکلو گے تو یہ بھی لکھوا لو کہ یہ کل کو تمہارے گھر میں آئیں گے۔ چودھری نظام الدین پاکستان کا جو لینڈ ہے، جو زمین ہے، وہ آن پیپر اپنے نام کری جا رہے ہیں۔ اس ٹائم پاکستان کا نقشہ اٹھا کے دیکھو، کم از کم 60-65% کینٹونمنٹ بن گیا ہے، ڈی ایچ اے بن گیا ہے۔ پاکستان کا ایگریکلچر لینڈ اب ان کی نظر اس کے اوپر ہے۔ اور میں یہ نہیں کہتا کہ ساری کی ساری فوج ایسی ہی ہے، لیکن اگر خاموش رہے گی تو ایسی ہی بنتی جا رہی ہے۔ جو فوجی ہیں، تم لوگوں کی بھی ماں بہنیں اولاد ہوں گی۔ تم اگر خاموش رہے اور اس ظلم کا حصہ بنے رہے، تم لوگوں میں طاقت ہے، تم لوگ اٹھ کے تو دیکھو، لوگ اپنے گھر تمہارے نام کر دیں گے۔ ڈیفنس کیا چیز ہے، ڈی ایچ اے کیا چیز ہے۔ تھینک یو سو مچ۔